नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति पार्ट 2 है ये झारखंड पॉलिसी का। झारखंड जितने भी 16 पॉलिसी जो हमें पढ़ना है सारे को हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। आज हम लोग प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति को ख़त्म कर लेंगे अंत तक, और इसमें सारे सेक्शन, इस नीति में जितने भी सेक्शन है सारे को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो कन्फ्यूजन होता है ना कि एक 1905 वाला क्या है, 1909 वाला क्या है, 1915 वाला क्या है, इस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बस आखिरी तक बनते रहिए। प्रत्यार्पण का मतलब होता है सरेंडर, ये तो सबको पता है। और पुनर्वास मतलब रिहेबिलिएशन, मतलब फिर से मेन स्ट्रीम में जुड़ना, फिर से ज़िंदगी शुरू करना। आतंकवाद की रास्ता जो आपने उग्रवाद की अपनाया था, वो रास्ता तो हमेशा खतरों से भरा है, तो खतरा तो आपको कम कर देंगे और आप फिर से नया ज़िंदगी जियो। एंड पॉलिसी, ये इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, पहले ये नक्सलवाद है कौन, थोड़ा सा मैं बता दूँ। नक्सलवाड़ी गांव बंग से शुरू हुआ था। ये नक्सलवाड़ी गांव कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यहाँ के कुछ लोगों ने, वहाँ के जो ज़मींदार और ठेकेदार थे, वो वहाँ के किसानों को बहुत परेशान करते थे, तो किसानों ने पेल दिया इन लोगों को, ठाकुर ज़मींदार सबको। तो जिसके वजह से वो एक बहुत बड़ी हिंसा हुई, और हिंसा का सपोर्ट कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी का नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल। ठीक है, और एक सन्याल, और एक ये नया रूप धारण कर लिया उग्रवादी तरीके से सरकार के नीतियों को विरोध करना। तो ये जो इसी को जनक माना जाता है इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया में नक्सलवादी का जन्म चारू मजूमदार और कानू सन्याल, कहाँ, नक्सलवाड़ी गांव से। और ये दोनों कौन थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, मतलब वामपंथी पार्टी के। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया वामपंथी उग्रवाद भी। वामपंथी उग्रवाद बोलिए, नक्सली बोलिए, कहीं कहीं इसका नाम आप देखिएगा माओवाद है। माओवाद क्यों है दोस्तों, ये जो उग्रवाद वाली विचारधारा जो है ना, इसका जनक जो है माओ त्से तुंग है। माओ त्से तुंग बोल के एक बहुत बड़ा लीडर हुआ करता था चीन का। उसका यही मानना था कि सरकार की नीतियों के वजह से ही लोग गरीब हो रहे हैं। सरकार में ऊपर वाले हाथ में जो मजबूत अमीर आदमी है उसका ही सरकार तंत्र चलता है, इसीलिए नीचे वाले गरीब हो रहे हैं। तो उसकी विचारधारा को फॉलो कौन करता है, कम्युनिस्ट वाले। तो इसी वजह से कम्युनिस्ट का विचारधारा वही नक्सलवाड़ी। तो इसी तरह हो गया ये माओवाद, कम्युनिस्ट, इसको वामपंथी उग्रवाद भी बोल सकते हैं, माओवाद भी बोल सकते हैं, और नक्सली भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, सबका कारण मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं सरेंडर पॉलिसी का। झारखंड में क्या शुरुआत हुआ, कैसे उग्रवाद को कम करना है, वो नीति बनाया। ये सबसे पहले झारखंड 2001 में अलग हुआ, तो 2001 में तुरंत एक सरेंडर पॉलिसी लाया, सरेंडर पॉलिसी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उग्रवाद के क्षेत्र में झारखंड की पहली नीति, दैट इज कॉल्ड सरेंडर पॉलिसी 2001। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सरेंडर पॉलिसी बाद में बढ़ता होके जो हम लोग वही पढ़ेंगे, ये 2009 वाला हो जाएगा और 2015 वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सरेंडर पॉलिसी। देखिए, इस सरेंडर पॉलिसी में सिर्फ सरेंडर का ही बात किया गया था। सरेंडर क्या, उग्रवादी आप लोग, माओवादी आप लोग सरेंडर कर दो, आप लोगों की सज़ा कम कर दूंगा, बस इतना ही। लेकिन रिहेबिलिटेशन की बात नहीं की गई थी कि पुनर्वास तुम्हें फिर से मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, सरकारी सहायता मिलेगा, इतना लोन मिलेगा, इतना पुरस्कार मिलेगा, घर मतलब शिक्षा में छूट मिलेगा, ये सब चीज़ का रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोविज़न ही नहीं था, तो सिर्फ सरेंडर पॉलिसी था। तो इस वजह से बहुत ही कम उग्रवादियों ने सरेंडर किया था। मतलब इसकी परिणाम क्या हुई, परिणाम निराशाजनक, एकदम निराशाजनक हुई। ठीक है, फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब क्या वो न्यू पॉलिसी बनाना चाहिए।
तो 2009 में कौन सी पॉलिसी आती है, दैट इज कॉल्ड सरेंडर एंड रिहेबिलिएशन पॉलिसी 2009 वेरी इंपॉर्टेंट है। कब ये पॉलिसी आई, 2009। तो इस पॉलिसी का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन हुआ, बहुत ही लोगों ने नक्सलवादी विचारधारा को छोड़ के मेन स्ट्रीम में जुड़ा। तो यही 2015 में इसी को अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। इसको कहते हैं सरेंडर एंड रिहेबिलिएशन पॉलिसी 2015, ठीक है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये 2009 का जितना चीज़ लिखा हुआ है सब इसमें ही 2015 में लिखा हुआ गया है। सिर्फ 2-4 पॉइंट्स को अलग किया गया है। जो 2-4 पॉइंट्स को अलग किया गया है उसी को हम बोलेंगे, नया मैंने मॉडिफाई किया गया है 2-4 पॉइंट्स को। इसको कहते हैं न्यू सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2015। तो अभी जो पॉलिसी चल रही है तो 2015 वाला, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब कौन सी अभी पॉलिसी चल रही है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति का, 2015 वाला। 2009 वाले के कुछ पॉइंट्स को मॉडिफाइड कर दिया गया है, विचार वही है लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है, वो सभी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी याद रखना पड़ेगा कि पहला सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कब आया, 2009। इसका अमेंडमेंट कब हुआ, 2015 में। बस यही करना है। इसको कह सकते हैं न्यू सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, या फिर कह सकते हैं न्यू काट दीजिए सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट पॉलिसी। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। न्यू लिखिएगा तो अमेंडमेंट काट दीजिएगा, अमेंडमेंट काट दीजिएगा तो आगे न्यू लिखना पड़ेगा। बस यही है, और मैं सिर्फ इसी को पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसको यही यहाँ है, ठीक है। बस 2-4 चीज़ जो मॉडिफाई हुआ है वो मैं इसको पढ़ाने के दरमियान भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जो अभी मैं 2009 वाला पढ़ाऊंगा उसी में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, एक क्वेश्चन आता है कि नई दिशा, इस पॉलिसी को क्या नाम दिया गया है, एक नई दिशा, ठीक है। नई दिशा आपने सुना होगा कि मिशन नई दिशा क्या है, मिशन नई दिशा क्या है, झारखंड सरकार का उग्रवादियों को सरेंडर करवाने की एक नीति है। एक जो उसकी मतलब समझ लीजिए कि एक पॉलिसी है जिसके थ्रू हम उग्रवादियों को समर्पण करवाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग इतना समझ लिए, अब सारे खंडों को जितने भी इसके सेक्शन हैं सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये नीति, ठीक है। सबसे पहले उद्देश्य पूछ देते हैं। उद्देश्य, ये जो मेंस परीक्षा होंगे ना जेपीएससी की, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पीटी के लिए भी तो ये ज़रूरी ही है। उद्देश्य 2 ही है, क्या है, प्रत्यार्पण। एक उद्देश्य प्रत्यार्पण, उग्रवादियों का सरेंडर कराना, दूसरा जो उग्रवादी है उसका पुनर्वास कराना। 2 ही उद्देश्य। पुनर्वास में क्या आएगा, उसको सरकारी सहायता दिया जाएगा, उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाएगा, उसके बच्चे को स्कूल में भेजा जाएगा। अगर बच्चा कम उम्र का नक्सलवादी है तो उसको शादी कराई जाएगी, शादी में सुविधा दिया जाएगा। अगर लड़की है तो उसके शादी में अनुदान दिया जाएगा। यही सब है पुनर्वास नीति, यही इसका उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि योग्यता क्या क्या हो, किसको कौन सरेंडर करेगा उसको वैलिड मानेंगे, क्योंकि जो सरेंडर करता है उसको बहुत फ़ायदा, सरकारी बहुत ही फ़ायदा है। अब सब आदमी बोलेगा मैं ही उग्रवादी हूँ, लो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, सरकार दे इतना पैसा, तो ऐसे नहीं हो सकता। सबसे पहले योग्यता इसकी क्या चाहिए, योग्यता ये एकदम आइडेंटिफाइड होना चाहिए झारखंड सरकार द्वारा, आइडेंटिफाइड कि ये रियल में नक्सलवादी है। सबसे पहले ये योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, ये वॉलंटियरली होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए, अपनी इच्छा से, ना कि किसी के दबाव से। दबाव से अगर किसी को बंदूक के दौर से हम लोग पकड़ के लाए हैं किसी नक्सलवादी को, वो नहीं इसका फ़ायदा उठा सकता है। जो स्वेच्छा से अपने मन से आया है उसको। दूसरी बात, सारे खुलासा करने पड़ेंगे। जो आदमी
सरेंडर किए हैं ना, उसे अपने पार्टी के बारे में, उसके प्लान के बारे में, ठिकाना के बारे में, नेता के बारे में सब खुलासा करना पड़ेगा। ठीक है। चौथा क्या है, ये तीनों हो जाने के बाद भी उसको सरेंडर नहीं माना जाएगा। चौथा, सरकारी एजेंसियां जांच करेगी कि भाई ये सही में है कि नहीं, सही में ये वॉलंटरी है कि नहीं, सही में ही ये आइडेंटिफाइड आतंकवादी है कि नहीं, और सही में ये खुलासा किया कि नहीं, उसकी जांच करेगी एक टीम, तब जाके माना जाएगा कि हाँ ये इसका सरेंडर सही है। ठीक है। तो ये सब ये सब को जांच करने के लिए कमेटी बनेगी। ठीक है। स्क्रीनिंग कमेटी नाम है उसका, स्क्रीनिंग कमेटी। ठीक है। स्क्रीनिंग कमेटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो नक्सलवादी जो समर्पण कर रहा है उसको स्क्रीनिंग जो करेगा उस टीम का नाम, मतलब उस कमेटी का नाम होगा स्क्रीनिंग कमेटी। ये सही में पता लगाएगा कि ये सब क्या सही में ये नक्सलवादी है कि नहीं। तो स्क्रीनिंग कमेटी का हेड होता है जिला लेवल, एसपी होता है, जिस जिला का मैं समर्पण कर रहा है उस जिला का एसपी। ठीक है। दूसरा एक होगा रिहेबिलिटेशन कमेटी, दूसरा एक कमेटी बनेगा रिहेबिलिटेशन कमेटी। इसका हेड होगा जिला लेवल का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो हेड होगा। ये दोनों याद रखिएगा। रिहेबिलिटेशन कमेटी ये तो सिर्फ स्क्रीनिंग कमेटी बता देगा हाँ ये आतंकवादी रियल में नक्सलवादी है, इसका समर्पण स्वीकार कीजिए, ये लिख के भेज देगा होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री के ऊपर है कि हाँ जांच करेगा ये ठीक है, तो सही कर देगा हाँ ठीक है चलो इसको जितनी सुविधाएं हैं दो, या होम मिनिस्ट्री बोलेगा नहीं ये तो फिर से जांच हो, या नहीं इसको नहीं देंगे, तो होम मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। रिहेबिलिटेशन उसके बाद जब होम मिनिस्ट्री से ये पास हो जाएगा हाँ इसने सरेंडर किया, तो होम मिनिस्टर एक रिहेबिलिटेशन कमेटी गठन करेगा। ठीक है। रिहेबिलिटेशन कमेटी जिसका हेड बनाएगा डीएम को और बोलेगा हाँ इसका पुनर्वास किया जाए। तो ये जो रिहेबिलिटेशन कमेटी में डीएम हेड है, और भी बहुत जानकार आदमी होंगे, इसमें एसपी हेड है, इसमें भी और जानकार आदमी होंगे, बस अध्यक्ष एसपी होगा। रिहेबिलिटेशन कमेटी पुनर्वास के तरीकों का जो जिस तरीके से करना है वो फंड रिलीज करना जो भी करना, और रिहेबिलिटेशन कमेटी का काम है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बाद में जो पैकेज, रिहेबिलिटेशन पैकेज, पुनर्वास पैकेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। पुनर्वास पैकेज, पुनर्वास पैकेज देखिए 2009 वाले में क्या था, बोला था कि सबको 2.5 लाख दिया जाएगा, सबको 2.5 लाख दिया जाएगा। जैसे ही सरेंडर करेंगे तो 50,000, बाकी एक साल बाद और 1 लाख, और फिर 1 साल के बाद फिर 1 लाख, तो टोटल 2.5 लाख हो गए इसके। ये 2009 वाला कानून कहता है, नीति कहता है, और यही मॉडिफाइड किया गया 2015 में। क्या मॉडिफाइड किया गया, ये फर्स्ट सेक्शन में, ये सेक्शन फर्स्ट को मॉडिफाइड किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। दूसरे वाले में इसमें कहा कि उस 2009 हो गया, उसके बाद 2015 हो गया, ये 2.5 लाख रुपया यहाँ आते आते कम वैल्यू हो जाएगा ना, तो 2015 में मॉडिफाइड किया। नहीं भाई, जो और पैसे बढ़ाएंगे किसको, इसने 2 लेवल में नक्सलियों को बांटा। क्लास 2015 में क्लास ए और क्लास बी 2 टाइप के नक्सली में बांटा। बोला जोनल कमांडर से जितने ऊपर वाले होंगे उसको हम 2.5 लाख नहीं अब 5 लाख देंगे। ठीक है। और जो जोनल कमांडर से नीचे रैंक वाले होंगे उसको हम 2.5 लाख देंगे। बस ये अंतर हुआ। 5 लाख क्या, जनरल कमांड इन लोगों का भी, नक्सलियों का भी एक टीम होता है, विलेज कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, एरिया कमांडर, जोनल कमांडर, फिर क्या नाम है स्टेट कमांडर, इस तरह का इन लोगों का भी रैंक होता है। तो यही कहा गया। ठीक है। 5 लाख कैसे देंगे, तुरंत 1 लाख जैसे ही सरेंडर करेगा, 1 साल के बाद फिर 2 लाख, फिर 1 साल के बाद 2 लाख। ये देखा जाएगा कि 1 साल में इसकी चरित्र सही रही तो 2 लाख देगा, नहीं तो नहीं देगा। चरित्र ठीक रही तो फिर 2 लाख देगा, नहीं तो नहीं देगा। और क्लास बी वाले को सेम यह 2.5 लाख दिया जाएगा। ठीक है। 2.5 लाख पहले दोनों का एक ही ग्रुप था, अब 2 ग्रुप में बांट दिया। 2.5 लाख वाले को तुरंत 50,000 दिया जाएगा, फिर 1 साल के बाद 1 लाख, फिर 1 साल के बाद 1 लाख। ठीक
ठीक है, ये राहत पैकेज दिया जाएगा। तो ये 2009 वाला, 2015 वाला, तो 2009 वाला को तो हटा दिया गया अभी, तो इसको याद करने से अच्छा ये याद कर लीजिए। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बोला था। दो तरह के कानून होता है, रिपील्ड ये नहीं किया गया है। 2009 वाला अगर पूरी तरह से अगर हटाना रहता तो उसको रिपील्ड कहा जाए, REPEA, रिपील्ड कहा जाएगा। लेकिन दो अमेंडमेंट नीति क्या होता है, वही वाला है, बस जो चीज़ अमेंड करना था वो हम अमेंड कर दिए। मतलब ये सब चीज़ अमेंड करने से अच्छा होगा, वही सब चीज़ किया गया है उसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये पैसे के अलावा, दूसरा पॉइंट कहता है ये पुनर्वास पैकेज के अलावा, ये जो पढ़ाया भी पुनर्वास पैकेज था, पुनर्वास पैकेज के अलावा अगर कोई नक्सली गोला बारूद बंदूक के साथ अपने आप का समर्पण करता है तो इसको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। मान लो AK-47 रहता है हम लोग के पास, AK-47 का ही दाम 10 लाख रुपया है, तो सरकार को फ़ायदा होगा कि एक AK-47 फ्री में सरकार को मिल गया, गोला बारूद ये सब चीज़ के साथ। तो जो नक्सली सरेंडर करना चाहेगा, जिसका मन हुआ हाँ भाई आप सरेंडर कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि 2-4 को AK-47 लेके भागे और सरेंडर करे। तो गोला बारूद लेके आएगा तो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। इसका एक लिस्ट है, इस नीति में एक लिस्ट है। मतलब अगर आप AK-47 लाएँ तो ज़्यादा, कट्टे लाएँ तो थोड़ा, चाकू ये सब लाएँ तो 5-10 रुपया देगा, बाकी उसके हिसाब से। हैंड ग्रेनेड लाएँ तो उस हिसाब से, IED लाएँ तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा, जैसा वैल्यू उसी तरह का। ये उसका दूसरा पॉइंट बोलता है। उसके बाद कहा जाता है, बोला कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये सेम है, 2009 में भी सेम है, 15 में भी सेम है। जो मॉडिफाई हुआ है उसका ही हम सिर्फ जिक्र करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि व्यावसायिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण या प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग दिया जाए कितने से, 1 साल तक। ठीक है, 1 साल तक ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, और एक साल तक ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये ट्रेनिंग 1 साल भी बढ़ सकता है। विशेष परिस्थिति में ट्रेनिंग में मैक्सिमम 1 साल निर्धारित किया गया था, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, मतलब टोटल 2 साल। क्लियर। और इसी के दौरान आपको क्या बोलता है, पैसा भी मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा, 5,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। ट्रेनिंग करते समय 5,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ये कब कहा गया, 2015 वाले में। और 2009 वाले में क्या कहा गया है कि नहीं, 3,000 रुपया पैसा मिलेगा, 3,000 रुपया पैसा मिलेगा, और 1 साल के लिए, और 1 साल बढ़ सकता है। बस यही अंतर है। 5,000 बढ़ा दिया गया क्यों, 2009 में 2009 में जो 3,000 का दाम है उससे ज़्यादा होना चाहिए 2015 में। तो यही अंतर है, पहले 3,000 था, बाद में 5,000 कर दिया गया 2015 वाला नीति में। तो 3,000 आप याद नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो रिपील्ड हो गया, ये वाला चीज़, ये वाला खंड, ये वाला सेम है, ये वाला ख़त्म हो गया। तो 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। व्यावसायिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। मान लो कि कोई वेल्डिंग का काम सीखना चाहता है तो वेल्डिंग का काम 1 साल सिखाएगा और बोलेगा तू अपना दुकान खोल के जीवन चला, यही सब चीज़। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है इसका भाई, कहता है कि 4 डिसमिल जमीन, मैक्सिमम 4 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा किसको, जो सरेंडर करेगा उसको घर बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद डिसमिल, 5वां पॉइंट क्या कहता है, जो डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा 4 डिसमिल और प्लस 50,000 रुपया तुम्हें घर बनाने के लिए सरकारी सहायता दिया जाएगा। ठीक है। 6ठा पॉइंट क्या कहता है कि अगर तुम चोट लगा हो, हाथ पे काना फोड़ा, लंगड़ा आप हो गए हो, आप नक्सलवादी के दौरान, या किडनी शुगर फेल ये सब हो गया है, तो आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। कोई इस लोभ से भी आ जाता है, कोई घर बनाने के लोभ से आ जाता है। ठीक है। 7वां पॉइंट क्या कहता है भाई, 7वां पॉइंट 2009 अलग जो कहता है उसको हटा के 2015 में हटा दिया गया। ठीक है। कौन सा 2009 वाले में क्या कहता है भाई, मैट्रिक तुमको, माने
सरेंडर करने वालों को और उसके आश्रित, मतलब उसके पत्नी या बच्चे, उसके जो आश्रित है, उसको मैट्रिक तक की पढ़ाई निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या कहता है 2015 वाले में ग्रेजुएशन तक का, तुमको भी और तुम्हारे आश्रितों को भी ग्रेजुएशन तक का, यही अंतर है। यहाँ पे निःशुल्क, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। निःशुल्क शिक्षा तो अभी सबको मिलता है, मुझे भी फ्री में मिलेगा, मैं सरकारी स्कूल में जाके पढ़ लूँगा। तो सरकारी स्कूल वाला कभी पैसा लेता है क्या? पहले ज़माने में लिया जाता था रजिस्ट्रेशन फ़ी, फॉर्म फिलअप का, आजकल तो वो भी ख़त्म कर दिया। तो इस निःशुल्क तो सबके लिए, इसके लिए फिर स्पेशल करना पड़ा कि ग्रेजुएशन तक फ्री प्लस सालाना 25,000 रुपया देंगे, सालाना 25,000 रुपया भी देंगे। पढ़ोगे, तुम पढ़ो या तुम्हारा बच्चे पढ़े तो सालाना 25,000 रुपया भी देंगे। और कहाँ देंगे? जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो उसको देंगे, ना कि तुमको देंगे। ठीक है। ये अंतर हुआ दोनों में। देखिए ये वाला अंतर है 2015 में। तो ग्रेजुएशन तक शिक्षा, मैट्रिक वाला अब खत्म हो गया, ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्लस 25,000 रुपया पर स्टूडेंट पर एनम, ना कि पर मंथ। चलिए 8वां में क्या हो गया? 8वां पॉइंट क्या कहता कि विवाह में अगर लड़की है, नक्सली अगर लड़की है, वो खुद का विवाह कर रहा है या लड़का है, तो उसके बच्चे का विवाह। ठीक है। तो तब क्या बोलता? विवाह में अनुदान, विवाह में अनुदान। ठीक है, ये दिया जाएगा। उसके बाद 9वां पॉइंट है कि उसके ऊपर, 9वां पॉइंट ये कहता है अगर उसके ऊपर सरकारी इनाम घोषित हो, मान लो कि पहले ही सरकार ने इनाम घोषित करके रखा है कि उसको जो पकड़ देगा या उसका जो खबर देगा उसको पूरे 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। तो ये आदमी अगर खुद ही सरेंडर कर देता है तो ये 50,000 रुपया जाएगा कहाँ? इसी आदमी को खुद इस आदमी को ही दे दिया जाएगा। भाई तूने ही तेरा खबर दिया है तो ले ये तू 50,000 रुपया। ठीक है। तो जितने भी सरकारी, 50,000 नहीं, जितने भी सरकारी इनाम इसके ऊपर घोषित है उतना रुपया इसको मिलेगा। तो इनाम, सरकारी इनाम। ठीक है। 10वां पॉइंट क्या कहता है? 10वां पॉइंट कहता है कि ये तो सरेंडर कर दिया, नक्सलवादी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ये तो गोला बारूद लेके भागा है। वो जो नक्सली है उन लोग तो नाराज़ होगा। अगर दूसरे नक्सली ने इसकी हत्या कर दिया तो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट इसके आश्रितों को देगा, या एक सरकारी नौकरी। ठीक है, सरकारी नौकरी। ठीक है। चलिए आगे हम लोग कहते हैं कि बैंक से 2 लाख रुपया लोन दिया जाएगा इसे। ठीक है, बैंक से 2 लाख रुपया की लोन दी जाएगी। 11वां पॉइंट। और क्या सुविधा देगा भाई? बैंक इसे रोजगार के लिए 2 लाख रुपया का लोन बैंक से दिलाया जाएगा, बिना मतलब स्पेशल। ठीक है, मतलब इसी ग्राउंड पे लोन मिल जाएगा कि ये भाई ने अभी सरेंडर किया है। ठीक है। और क्या है? 11वां पॉइंट हो गया। 12वां पॉइंट, गवर्नमेंट 5 लाख की जीवन बीमा कराएगा। ठीक है, 5 लाख की इसका जीवन बीमा करवाएगा, क्योंकि इसका ऊपर दूसरी इस एक खतरा और है कि कहीं नक्सली इसके ऊपर फिर से अटैक ना कर दे या इसके परिवार के ऊपर अटैक ना कर दे। इसीलिए इसके ये 5 लाख और 1 लाख रुपया का इसके परिवार की बीमा रहेगी। ठीक है, 5 लाख। ये 5 लाख ये नहीं कि सरकार ने बीमा करवा दिया, 5 लाख में इसी को प्रीमियम भरना पड़ेगा, लेकिन कम प्रीमियम है, इसके लिए स्पेशल प्रीमियम है, कम है। ठीक है। एक हो गया, इसके ऊपर हत्या होगा तो 5 लाख मिलेगा, जो सरेंडर किया उसके परिवार के ऊपर हत्या हुआ तो 1 लाख रुपया हुआ। उसके बाद हो सके इसकी घर नक्सली तोड़ के चला जाए तो घर की ये होगा, अगर इसकी प्रॉपर्टी नक्सलियों ने बर्बाद कर दिया है तो उस प्रॉपर्टी की गणना होगी, कैलकुलेशन के कितना नुकसान हुआ, तो अगर जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। मतलब संपत्ति नुकसान की भरपाई, नुकसान की भरपाई। तो देखिए कितना गवर्नमेंट ने सुविधा दिया। तेरे ऊपर भी अटैक होगा तो तू चिंता मत करना, 5 लाख देंगे। तुम्हारे परिवार के ऊपर भी हुआ तो चिंता मत करना, 1 लाख मिलेगा। तुम्हारा संपत्ति के ऊपर भी अगर हमला हुआ तो भी चिंता मत करना, पूरा का पूरा पैसा तुम्हें देंगे, तू आ जा और सरेंडर कर दे। ठीक है, ये सब ये किया गया। ठीक है।
पाँचवा पॉइंट 15वां पॉइंट इसका क्या बोलता है भाई कि ये सब जितना राहत पैकेज है, जो भी चीज़ है, सब कौन करेगा? इंडिया का ये होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट ही मालिक होगा पुनर्वास पैकेज को रिलीज करने के लिए। ठीक है। 16वां पॉइंट इसका क्या कहता है भाई? देखिए 16वां पॉइंट इसका कहता है कि अगर नक्सलवादी ने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, उसके बावजूद फिर से वो नक्सली रास्ते में निकल पड़ा, फिर से वो आतंकवाद ज्वाइन कर लिया नक्सली को, उस स्थिति में क्या होगा? जब्ती, सारी चीज़ जब्त कर लिया जाएगा। इसका जितना भी सरकारी राहत दिया गया, सारे इसके घर द्वार बेच के इससे ले लिया गया। बस 16 के 16 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। ठीक है, ये पॉइंट है जो होम मिनिस्ट्री देगा। अब देखिए इसका एक सारे समस्या, जो समस्या नक्सलियों को हो सकता है, उसको सरकार का होम मिनिस्टर का जिम्मेवारी है, उसने सुलझाया है इस नीतियों के तरफ। लेकिन अभी भी थोड़े ना ये है, इसने बहुत पहले, जिस नक्सली ने अभी सरेंडर किया, इसने बहुत पहले 4-5 लोगों को मार चुका है, बम फोड़ चुका है, तो उसकी जो अपराध है, वो अपराध तो छुप नहीं सकता। उस अपराध को सजा देने, वो न्यायिक, ये तो प्रशासनिक रूप से इसको ये मिला, राहत मिला, पैकेज है। और न्यायिक रूप से क्या पैकेज मिला है वो भी पढ़ना, न्यायिक रूप से। इसके लिए स्पेशल प्लिया बार्गेनिंग की बात की गई। प्लिया बार्गेनिंग, न्यायिक साइड में प्लिया बार्गेनिंग। देखिए प्लिया बार्गेनिंग मतलब होता है, प्लिया मतलब केस लड़ना होता है। प्लिया बार्गेनिंग का मतलब इसको थोड़ा विशेष छूट दिया जाएगा। ठीक है, इसका केस को जल्दी रफा दफा किया जाएगा, इसको ज़्यादा परेशानी नहीं किया जाएगा। जब ये नहीं आ सकता है, कोर्ट हाथ पे टूटा हुआ है, तो स्पेशल इसको छूट दिया जाएगा कुछ, उसी को कहते हैं प्लिया बार्गेनिंग की, इसको फ़ायदा दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? निःशुल्क वकील। इसके लिए निःशुल्क वकील होगा, निःशुल्क वकील होगा। ये देखिए 2009 और 2015 की ही बात है, जहाँ जहाँ चेंजिंग था वो सब चीज़ हमने बता दिया है। ठीक है, तीन पॉइंट में चेंजिंग हमें दिखाई पड़ा था 2009 और 2015 में। एक राहत पैकेज में था, एक जो व्यावसायिक प्रशिक्षण था उसमें, तीसरा था उसके बच्चे या उसके पढ़ाई मैट्रिक से ग्रेजुएशन करना। ये तीन ही चीज़ में डिफरेंट अभी बताया हूँ। तो निःशुल्क वकील दिया जाएगा। अब प्लिया बार्गेनिंग, निःशुल्क वकील दिया जाएगा। अब तीसरा है, अगर वो जो समर्पण करने वाला नाबालिग या महिला है, तो इसको सरकार के द्वारा जो नीति निर्धारित किया गया है उसी के आधार पे डील किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों को कहा जाता है ना, लेडी आतंकवादियों को मतलब आतंकवादी टाइप का ही डील किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लेडी आतंकवादी है तो उसके लिए जो सरकार ने लेडीज़ के लिए रूल बनाया है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई समर्पण कर देता है, अगर वो नाबालिग है, तो सरकार द्वारा नाबालिग को जो सुविधाएं दी गई है, महिला को जो सुविधाएं दी गई है, वो एप्लीकेबल होगा। चौथा पॉइंट है क्या? अगर वो आदमी नक्सली इसलिए बना कि भूमि विवाद के कारण, कहानी शुरू हुआ है, नक्सली की कहानी ही शुरू हुआ भूमि विवाद की वजह से, इसका जन्म ही हुआ है। अगर वो आदमी नक्सली भूमि विवाद के कारण बना था तो उसकी भूमि का विवाद का निपटारा तुरंत कर लिया जाएगा। ये प्रोविज़न बनाया गया। पांचवा प्रोविज़न है, 1 2 3 4 प्रोविज़न हो गया। ये पांचवा प्रोविज़न है। चौथा प्रोविज़न भूल गया कि कोर्ट बोलता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा कि तुरंत नक्सलियों का मुद्दा को सज़ा है तो इसको जितनी सज़ा मिलती है दे दो, या फिर क्या बोलता है ये निर्दोष है तो इसको छोड़ दो, एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या कहता है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ सरेंडर करता है, दोनों नक्सली है, तो इन दोनों को मिला एक ही माना जाएगा, एक ही यूनिट मनाया जाएगा। 5 लाख होगा तो 5 लाख मिलेगा, 2.5 लाख के कैटेगरी में है तो 2.5 लाख मिलेगा, दोनों मिला के। ये नहीं कि इसको 5 लाख उसको 5 लाख, दोनों मिला के एक ही मिलेगा अगर वो पति पत्नी है।
एक्सेप्ट उसने जो गोला बारूद लेके आया है उस गोला बारूद का कीमत तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, प्लस जो इसके ऊपर सरकारी इनाम घोषित है, मान लीजिए इसके 5 लाख सरकारी इनाम घोषित है, इसको 1 लाख घोषित है, तो इन लोगों को 6 लाख मिलेगा अलग अलग, मतलब अपना अपना। लेकिन ये जो सरेंडर पति पत्नी एक साथ कर रहा है तो उसको दोनों को एक ही यूनिट माना जाएगा। ये 6ठा पॉइंट कहता है। 7वां पॉइंट कहता है कि राज्य सरकार को हर एक साल ये कितने आदमी ने सरेंडर किया, उन लोग ठीक ठाक जी रहा है कि नहीं, उसके लिए सरकार समीक्षा करेगी, ठीक है, समीक्षा करेगी और संशोधन भी करेगी। अगर पैकेज मतलब जो पैकेज अभी पैसा बढ़ाना है 5 लाख से भी बढ़ाना है तो उसका संशोधन करेगी। ये राज्य सरकार को सलाह दिया गया है, ठीक है। और 8वां पॉइंट इसका क्या कहता है भाई, संशोधन शक्ति, इस पूरे कानून का संशोधन शक्ति करने का अधिकार राज्य सरकार को है, ठीक है, पूरी राज्य सरकार को संशोधन करने का। ये सब आपको सारे याद रखना पड़ेगा प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में। क्लियर? ये 2009 में भी 2015 में भी जो डिफरेंट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट ये नहीं है कि पूरा किताब लिखा जाता है, बस उसमें थोड़ा जो पॉइंट आता है इतने ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पन्ना का होगा इसका अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। बाकी जो थ्योरी है कैसे क्या करना है वो सब 2009 में ही लिखा गया है, उसी का सुधार है, समझते 2009 का सुधार 2015 है। चलिए अब हम लोग क्या और नया प्रोविज़न बनाया गया है, ऐसे अगर नक्सली हमला हुआ, अगर कोई सामान्य नागरिक की मौत होती है, सामान्य मतलब जो कि ना सरकारी आदमी हो, सरकारी मुलाजिम हो, ना ये हो मतलब पुलिस के लिए अलग चीज़, सरकारी लोगों के लिए अलग, जो इसको पकड़ने के प्रति प्रतिबद्ध है उस आदमी पे अटैक के लिए अलग, उन लोगों को हम सामान्य नहीं बोलेंगे। सामान्य वो लोग आम आदमी, तो कोई आम आदमी अगर नक्सली हमला में मर जाता है भाई तो उसको मौत हो जाती है तो उसे 1 लाख सरकारी अनुदान, ठीक है, याद रखिए। अगर मौत नहीं होती है लेकिन परमानेंट अपंग हो जाता है, ठीक है, स्थायी अपंगता आ जाती है, स्थायी अपंग हो जाता है वो आदमी, तो उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कुछ आदमी स्थायी अपंग भी नहीं होता है, वो घायल हो जाता है, तो घायल होता है या गंभीर रूप से घायल हो गया, उसकी फ्री ट्रीटमेंट गवर्नमेंट कराएगी, इसकी बात की गई है। लेकिन ये अगर सामान्य आदमी नहीं मरा, कोई पुलिस नक्सलवादी को पकड़ने में कौन कौन मदद करता है, पुलिस, पारामिलिट्री या अर्धसैनिक या कोई सरकारी अफसर, रॉ का एजेंट, बहुत है ऐसे सरकारी आदमी, मास्टर ही पकड़वा दिया, मतलब ऐसे साधारण सरकारी आदमी, वो तो नक्सली हमेशा सरकार के विरोध में है, तो इसमें कोई दूसरी सरकारी आदमी उसके लिए क्या अनुदान की व्यवस्था की गई है। देखिए पुलिस आता है स्टेट गवर्नमेंट के हाथों और अर्धसैनिक बल आता है सेंटर के पास, लेकिन ये नक्सली पकड़ने के लिए मदद करता है राज्य सरकार को, अर्धसैनिक बल। तो अगर किसी पुलिस की मौत होती है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 10 लाख। या कोई सरकारी आदमी की मौत होती है, सरकारी मुलाजिम की, तो 10 लाख मिलेगा उसे। और अर्धसैनिक बल की मौत होती है तो झारखंड सरकार कितना देगा, 7.5 लाख। अब समस्या उठता है भाई ये मानव में भेद क्यों, ये भी इंसान। तो यहाँ पे भेद दूर कैसे किया गया, बोला कि भाई 7.5 लाख रुपया तो हम झारखंड सरकार दे रहे हैं और 2.5 लाख तो सेंटर देगा, ठीक है, तो इसका भी 10 लाख हो गया। क्लियर? तो ये प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति, ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए जैसे भी हो सके, याद कर लीजिए, है तो बहुत सरल। धन्यवाद आप लोगों को। फिर से नया कोई भी नीति लेके आऊँगा पार्ट 3 में। धन्यवाद।